नमस्कार, एसएमई एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना 7th कंसेक्यूटिव बजट पेश किया। इसमें एमएसएमई क्षेत्र को लेकर कई बड़े ऐलान किए गए हैं। आज के सेशन में हम फाइनेंसिंग से संबंधित प्रमुख अनाउंसमेंट्स का जायजा लेंगे। इन मेजर्स के एमएसएमईज के लिए आखिर क्या मायने हैं, इसको हम एनालाइज करेंगे। इस खास सेशन में हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर HP कुमार, डायरेक्टर एक्सटर्नल अफेयर्स, पावर टू एसएमई, फॉर्मर CMD NSIC। साथ ही मौजूद हैं संदीप महेंद्रू, CEO M1 एक्सचेंज। आप दोनों का शुक्रिया, थैंक यू। शुरुआत डॉक्टर कुमार आपसे करेंगे। डॉक्टर कुमार, बजट में क्रेडिट गारंटी स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसके तहत एमएसएमईज टर्म लोन्स के जरिए मशीनरी और इक्विपमेंट्स को बिना कोलैटरल या थर्ड पार्टी गारंटी के खरीद सकेंगे। इस कदम पर आपका क्या आंकलन है? Well, I would say any initiative for promoting credit flow to the MSME sector is a welcome move, and we would surely welcome this move also. MSME sector को अभी भी shortfall है credit की availability में। अलग-अलग estimate हैं, पर 25 से 30 लाख करोड़ की shortfall पूरे sector को बताई जाती है। The only thing is the contours of this announcement are yet to be made clear. कि ये कोलैटरल फ्री क्रेडिट इंडिविजुअल्स को दी जाएगी 100 करोड़ तक, या एक ग्रुप ऑफ एमएसएमईज इन ए क्लस्टर। तो इसका अभी फॉर्मेट क्लियर नहीं है, जो कि बाद में शायद उसकी डिटेल्ड प्रोग्राम बनने से समझ में आएगा। पर जो अनाउंसमेंट से मुझे समझ में आया है वो ये है कि ये क्लस्टर में कुछ एक ग्रुप ऑफ यूनिट्स को एक कंबाइन करके, क्योंकि इसमें जो शब्द यूज किए गए हैं वो है पूलिंग ऑफ क्रेडिट रिस्क। तो पूलिंग ऑफ क्रेडिट रिस्क तो ऐसा है कि वो कई यूनिट्स को मिला के उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है क्रेडिट की, उसको इकट्ठा करके और फिर उस पूल्ड क्रेडिट फ्लो के लिए एक गारंटी दी जाएगी, जो कि 100 करोड़ का लिखा हुआ है, क्योंकि 100 करोड़ शायद इंडिविजुअल के लिए तो नहीं हो सकती। तो 100 करोड़ की क्रेडिट गारंटी में से कोलैटरल फ्री क्रेडिट के लिए गवर्नमेंट का एक फंड बनेगा, जिसमें वो गारंटी प्रदान की जाएगी। तो अच्छा मूव है, पर मुझे थोड़ा सा ये फील हो रहा है कि इसको इम्प्लीमेंट करना इतना आसान नहीं होगा। और इसमें क्लस्टर्स के अंदर एक्चुअली एक तो इंडस्ट्रीज का, एमएसएमईज का पूल बनाना, और फिर इसमें एक इशू और आएगा कि इसमें गारंटी फी अपफ्रंट देनी है और उसके बाद हर साल भी देनी है। तो गारंटी फी नेचुरली उसके रेट पे भी डिपेंड करेगा कि कॉस्ट ऑफ क्रेडिट में कितनी बढ़ोतरी होगी इससे। तीसरा मेरा एक ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर इतने बड़े अकाउंट्स हैं एमएसएमईज के, तो फिर कोलैटरल फ्री क्रेडिट की क्या उनको जरूरत होगी? क्योंकि उनके लिए तो एसेट्स क्रिएट होंगी उस टर्म लोन से, क्योंकि ये टर्म लोन के लिए कहा गया है। टर्म लोन से तो एसेट क्रिएट होगी, मशीनरी हो या जो भी एक फिक्स्ड एसेट्स होगी, उससे क्रिएशन होगा, तो उसको हाइपोथिकेट किया जा सकता है। तो ये इश्यूज हैं जो मेरे माइंड में आए हैं। संदीप जी, एमएसएमई क्रेडिट के लिए एक नए असेसमेंट मॉडल की बात रखी गई है, जिसमें एक्सटर्नल असेसमेंट पर निर्भरता ना हो। ये कदम कितना अहम है और आप कैश फ्लो बेस्ड लेंडिंग मॉडल को कैसे देखते हैं? No, this new model is very innovative way of addressing the needs of MSME. हमारे जैसे कंट्री में MSME के फाइनेंशियल्स को देख के आज क्रेडिट सैंक्शन होता है, और वो फाइनेंशियल्स बनने में 1 साल के बाद 6 महीने का पीरियड होता है जिसमें ये फाइनेंशियल्स बनते हैं, और उसके बेसिस के ऊपर MSME की फाइनेंशियल नीड्स को पिछले साल को देख के अगले साल की फाइनेंशियल नीड्स को सैंक्शन किया जाता है, नई क्रेडिट लिमिट को सैंक्शन किया जाता है। तो वो अपनी ग्रोथ के लिए जो क्रेडिट चाहिए होता है, वो मार्केट में बैंक के अलावा जो NBFCs या नॉन NBFCs से हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे फिर फंड उठाता है, और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी और उसका रिस्क बढ़ जाता है। अब जो नए मेथोडोलॉजीज हैं, जैसे कि कैश फ्लो मेथड या अकाउंट एग्रीगेटर के थ्रू हम उस GST के बेसिस के ऊपर ये, और उसका डिजिटल फुटप्रिंट कंट्री में बैलेंस जगह पे क्रिएट हो रहा है, उससे जब उसको क्रेडिट सैंक्शन है वो इंस्टेंटली, दैट मीन्स उसको टाइम पे मिल जाएगी, और उसके करंट स्टेटस और करंट ग्रोथ स्ट्रक्चर को देख के एप्रोप्रिएट फाइनेंसिंग मिल जाएगी, और उसको
हायर कॉस्ट ऑफ फंड्स पे अपनी ग्रोथ को फंडिंग नहीं करनी पड़ेगी। सो ये बहुत अच्छा मूव है। डॉक्टर कुमार, एमएसएमई क्रेडिट के नए मॉडल के तहत डिजिटल फुटप्रिंट की अहमियत को आप कैसे रीड करते हैं? आपका क्या मानना है? No, this is an excellent announcement whereby the MSME sector is going to benefit in terms of better decision making from the banks. क्योंकि बैंक्स अभी जो है वो एक्सटर्नल रेटिंग के ऊपर काफी डिपेंड करते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए, क्रेडिट फ्लो के लिए एमएसएमईज को। हमने कुछ साल पहले एक इंटरनल मैकेनिज्म तैयार करने के लिए एक स्कोरिंग मॉडल भी दिया था, और उस स्कोरिंग मॉडल में बैंक्स अपने इंटरनल लेवल पे असेस कर सकते हैं कि क्रेडिट फ्लो किसको देना है और किसको नहीं देना है, या क्या उसका असेसमेंट है कि उसकी क्रेडिट वर्दीनेस असेस करने के लिए वो स्कोरिंग मॉडल यूज किया जा सकता है। तो ये वही स्कोरिंग मॉडल के बारे में बात की गई है। इसमें एक एडिशन जो किया गया है वो ये है कि इसमें एक्सटर्नल रेटिंग एजेंसीज के जो रेटिंग को रिप्लेस करने की बजाय मेरे विचार से दोनों को ही यूज किया जाए, और अगर इंटरनल रेटिंग कुछ लेवल तक इंटरनल रेटिंग यूज की जा सकती है, कुछ लेवल तक एक्सटर्नल रेटिंग भी। डॉक्टर कुमार, फाइनेंस मिनिस्टर ने एक नए मैकेनिज्म की बात रखी है जिसमें स्ट्रेस पीरियड के दौरान भी एमएसएमईज को बैंक क्रेडिट जारी रहे। इसमें गवर्नमेंट प्रमोटेड फंड के जरिए सपोर्ट की बात रखी गई है। आप मानते हैं कि मुश्किल दौर में ये उद्यमियों को सपोर्ट करेगा? ये एक तरह का रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ क्रेडिट, जो स्ट्रेस क्रेडिट है उसका एक डिफरेंट मॉडल है कि कंटिन्यूएशन ऑफ बैंक क्रेडिट ड्यूरिंग द स्ट्रेस पीरियड ऑफ एमएसएमईज। हमने पहले भी देखा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कहने से बैंकों ने एक रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम लागू की थी कोविड के बाद, और उस रीस्ट्रक्चरिंग से जो स्ट्रेस्ड अकाउंट थे उनको रिलीफ मिला था कि उनको अगर कोई प्रॉब्लम्स है किसी वजह से बियॉन्ड देयर कंट्रोल, यही शायद इसमें भी यूज किए गए हैं कि इफ द अकाउंट्स हैव बिकम स्ट्रेस बियॉन्ड देयर कंट्रोल ऑफ द एमएसएमईज और द बोरोवर्स, द कंटिन्यूएशन ऑफ क्रेडिट शुड बी अलाउड ड्यूरिंग द स्ट्रेस पीरियड। और इसमें एक चीज और ऐड की गई है कि दिस विल बी गारंटीड अंडर ए स्पेशल फंड ऑफ द गवर्नमेंट। तो इट्स ए वेलकम मूव, और इसको स्ट्रेट अवे हम रिस्ट्रक्चरिंग नहीं कह रहे, हालांकि ये रिस्ट्रक्चरिंग का ही पार्ट है। मेरे विचार से इसमें एक रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम ही आएगी, और उस रिस्ट्रक्चरिंग में जो स्ट्रेस्ड अकाउंट है और उसमें ये देखा जाएगा कि वो एमएसएमईज के बियॉन्ड कंट्रोल स्ट्रेस में अगर आए हैं, जो भी एसएमए अकाउंट एसएमए रेफर किया गया है इसमें बजट अनाउंसमेंट में, तो उनकी रिस्ट्रक्चरिंग करके और कंटिन्यूएशन ऑफ क्रेडिट, जो कि एक उद्देश्य है इस अनाउंसमेंट का, वो कंटिन्यूएशन ऑफ क्रेडिट विल बी इंश्योर्ड, और अकाउंट्स जो है वो इर्रेगुलर होने से बच जाएंगे। और जैसा कि हम जानते हैं कि एनपीए होने से बचेंगे, और एनपीए होने के बाद जो प्रॉब्लम होती है कि वो उनको एनसीएलटी में ले जाके इंसॉल्वेंसी कोड के अंदर एक्शन लेने की जो बात होती है, उन सब चीजों से बच जाएंगे। तो इससे एमएसएमई सेक्टर में जो स्ट्रेस्ड अकाउंट है वो कंपनीज बंद होने की बजाय चलती रहेंगी। संदीप जी, कई बार ऐसा देखा जाता है कि बगैर उद्यमी की गलती के भी फॉर रीजंस बियॉन्ड देयर कंट्रोल उनका खाता स्पेशल मेंशन अकाउंट यानी एसएमए कैटेगरी में चला जाता है। आप बजट में इस और उठाए गए कदम पर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा वेलकम मूव है, एंड कॉम्प्लीमेंट्स के मिनिस्ट्री में कोई इसको फील कर पा रहा है कि जब स्ट्रेस पीरियड होता है तो एमएसएमई उस दौरान किस सिचुएशन से गुजरता है। हमने पर्सनली कई एमएसएमईज देखे हैं जिनकी एक्सपोर्ट प्रोसीड्स इंडिया के बाहर से 1-2 शिपमेंट डिले होने की वजह से प्रोसीड्स डिले हो जाती हैं, या फिर उनका कोई लोकल कस्टमर से पैसा आने में किसी रीजन से कोई ऑर्डर की वजह से डिले हो जाता है, तो उनको अपने रीपेमेंट जो बैंक को देनी होती हैं उसमें डिले होती है, और बैंक उसको एसएमए 0, जिसको हम 0 से 30 दिन की डिले बोलते हैं, उसमें कैटेगराइज जब करता है और वो कंटिन्यूड 1 क्वार्टर चलता है, तो बैंक नॉर्मली उस एसएमई को बोलता है कि अब आप अपनी लिमिट रिन्यू मत कराइए, आप किसी और बैंक में चले जाइए। तो बैंक उसको सपोर्ट नहीं करता है, बिकॉज बैंक सेंस कर रहा होता है कि ये एसएमए 0 अकाउंट जो है जिसके 30 दिन की डिले है, अब ये डिले और बढ़ जाएगी
और ये बैड डेट होने का चांसेस हैं। उस पीरियड में एंटरप्रेन्योर को बहुत वैसे ही बिजनेस का स्ट्रेस होता है, और अगर कोई बैंक उसको बोले कि आप अपना अकाउंट किसी और बैंक में ले जाइए या कहीं और क्रेडिट ले लीजिए बिकॉज उसको उसमें डाउटफुल लग रहा है, तो वो एंटरप्रेन्योर के लिए और उस समय एक और चैलेंज खड़ा हो जाता है, एडिशनल चैलेंज। एंड बाकी के बैंक उस समय उसको उतने अच्छे से वेलकम नहीं करते हैं, क्योंकि वो स्ट्रेस पीरियड वैसे ही होता है बिजनेस का। डॉक्टर कुमार, मुद्रा लोन की लिमिट 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई है, लेकिन वही एंटरप्रेन्योर इसको अवेल कर पाएंगे जो अपना तरुण कैटेगरी का पहले का लोन रीपे कर चुके हैं। इस पर आपकी क्या राय होगी? हम लोग बहुत दिनों से ये डिमांड कर रहे थे कि मुद्रा लोन में जो लिमिट है वो काफी साल पहले 2016-17 में फिक्स की गई थी, 10 लाख मैक्सिमम, उसको बढ़ाया जाए, 10 से 20 किया जाए। तो ये एक बहुत अच्छा मूव है कि लिमिट को 10 से 20 किया गया है तरुण कैटेगरी में। वो तरुण कैटेगरी में ही था क्योंकि 5 से 10 की लिमिट थी, उसको 20 कर दिया गया है। मेरे विचार से बाकी कैटेगरीज में भी थोड़ा सा बढ़ाने की जरूरत है, जिसमें 50,000 और अप टू 5 लाख जो लिमिट थी नीचे शिशु और उसमें, परंतु एक कंडीशन इसमें जो लगाई गई है कि ये उन लोगों को मिलेगा जिन्होंने पहले मुद्रा लोन लेके और रीपे कर दिया है। तो जो नए उद्योग या नए बिजनेस लगेंगे जो पहली बार मुद्रा लोन लेंगे, उनकी अगर रिक्वायरमेंट 15 लाख की है या 20 लाख की है तो ये उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। मेरे विचार से ये उनके लिए भी एप्लीकेबल किया जाना चाहिए, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट वो छोटे से छोटे एंटरप्राइज की भी बढ़ गई है। तो ये फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी एप्लीकेबल होना चाहिए। परंतु जितना अनाउंसमेंट किया गया है 10 से 20 लाख करने का, वो भी एक वेलकम मूव है। संदीप जी, बजट के दौरान ट्रेड्स प्लेटफॉर्म को लेकर भी मेजर अनाउंसमेंट्स की गई हैं। बायर्स की ऑनबोर्डिंग के लिए टर्नओवर लिमिट 500 करोड़ से घटाकर 250 करोड़ कर दी गई है। क्या आप मानते हैं कि इससे इनवॉइसेस डिस्काउंटिंग का दायरा बढ़ेगा? बिल्कुल सर, हमने बहुत टाइम से रिक्वेस्ट किया हुआ था कि बायर्स के लिए 500 करोड़ से लिमिट को मैंडेटरी जो है बायर्स के लिए वो 250 करोड़ मैंडेटरी कर दिया जाए, और वो एफएम ने हमारे रिक्वेस्ट को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करके अनाउंस किया है। इससे एमएसएमईज जो ऑलरेडी ट्रेड्स पे आज अपने इनवॉइसेस डिस्काउंट कराते हैं लार्ज बायर्स से, अब वो छोटे बायर्स से भी अपने इनवॉइस डिस्काउंट करा पाएंगे। तो देयरफॉर उनकी जो वर्किंग कैपिटल नीड्स लार्ज बायर्स से के थ्रू फुलफिल हो रही थी, अब वो छोटे बायर्स के लिए भी फुलफिल हो जाएंगी। पहला मूव ये है। और ये सिर्फ एमएसएमईज को हेल्प नहीं करता, ये बायर्स को भी हेल्प करता है, जो कि 250 से 500 करोड़ वाली कंपनीज अब जो इस पे आएंगी उनको भी हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा वो मैं आपको समझा देता हूँ कि जो 500 करोड़ से ऊपर वाली कंपनी है, जब वो एमएसएमई को यहाँ पे फाइनेंसिंग करवाने देती है, अपने बिल्स डिस्काउंट कराने देती है, तो यहाँ पे ट्रेड्स पे बिल डिस्काउंट होते हैं बहुत रीजनेबल रेट्स पे, 7% पर एनम से लेके 10-11% पर एनम तक उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। एज अ रिजल्ट जो कॉस्ट एमएसएमई की होती है वो कम हो जाती है, और इस वजह से वो जब अपने बायर के लिए कोटेशन बनाता है, नेक्स्ट ऑर्डर की कोटेशन बनाता है, तो बायर और सप्लायर मिलके उसमें कॉस्ट ऑफ फंड्स को रिड्यूस करते हैं, और इसलिए बायर की भी कॉस्ट जो होती है वो कम हो जाती है। यही बेनिफिट अब जब 250 से 500 करोड़ की कंपनीज जो हैं, जब वो प्लेटफॉर्म पे आएंगी और अपने सप्लायर्स को यहाँ पे डिस्काउंट करने देंगी, सेम बेनिफिट उनको भी पास हो जाएगा कि उनके सप्लायर की कॉस्ट कम होगी, और एज अ रिजल्ट उनको भी जो गुड्स मिलेंगे उन सप्लायर से वो सस्ते दाम पे मिलेंगे। तो दोनों साइड को बेनिफिट है, बायर को और सप्लायर को, और बैंक को भी बेनिफिट है क्योंकि उनको अब सप्लायर्स का बिजनेस और मिलेगा उसी प्लेटफॉर्म पे, और उनके लिए बिजनेस की भी बढ़ोतरी है। तो बहुत वेलकम मूव है, ये पूरी इकोनॉमी को हेल्प करता है, इंडिया को कॉम्पिटिटिव बनाता है, और एमएसएमईज की वर्किंग कैपिटल नीड को फुलफिल करता है। डॉक्टर कुमार, ट्रेड्स से एमएसएमईज कारोबार का गणित बदल रहा है। बजट में ट्रेड्स को लेकर जो ऐलान किए गए हैं वो कितने अहम हैं? No, I totally welcome this move. In fact, we have been demanding this. कि all those companies which are non-MSMEs, because this platform is meant for MSMEs. So non-MSMEs तो 250 करोड़ से ऊपर की सारी कंपनीज non-MSMEs,
क्योंकि टर्नओवर की लिमिट जो एमएसएमईज की है वो 250 करोड़ है। तो उन सबको ट्रेड्स पे रजिस्टर करने के लिए एडवाइस करना चाहिए, एक डायरेक्टिव इशू करना चाहिए। पहले जो गवर्नमेंट का डायरेक्टिव था वो 500 करोड़ की सारी कंपनीज और पीएसयूज के लिए था कि वो सारी कंपनीज, कॉर्पोरेट्स और पीएसयूज ट्रेड्स पर ऑनबोर्डिंग कर लें, ताकि उनके जो बिल्स हैं, उनके ऊपर जो ड्रॉन बिल्स हैं, जो उन्होंने पेमेंट करने हैं एमएसएमईज के, वो डिस्काउंट किए जा सके बाय एमएसएमईज, बाय द बैंक्स। तो 250 करोड़ करने की जो अनाउंसमेंट है वो बहुत अच्छी अनाउंसमेंट है, और बिल डिस्काउंटिंग के लिए जो ट्रेड्स की जो फैसिलिटी है ये भी एक्सपैंड होगी पूरे कंट्री में। एक अवेयरनेस भी क्रिएट होगी और एक कल्चर बनेगा इससे कि सभी कंपनीज जो नॉन एमएसएमईज हैं उनको ट्रेड्स पे ऑनबोर्ड करना है। संदीप जी, तो माना जाए आगे चलते हुए ट्रेड्स पर हलचल और बढ़ेगी, क्योंकि इस कदम से करीब 22 सीपीएसईज और 7,000 और कंपनियां ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगी। आप इन डेवलपमेंट्स को कैसे देखते हैं? बिल्कुल। सो ये 250 से 500 करोड़ वाली जो कंपनीज आरओसी में रजिस्टर्ड हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 7,000 के करीब हैं और 22 सीपीएसईज हैं। ये सारी कंपनीज एज अ मैटर ऑफ दिस नोटिफिकेशन रजिस्टर होंगी और इससे स्पैन एमएसएमई के लिए अपने इनवॉइस डिस्काउंटिंग का बढ़ जाएगा। आज की डेट में अप्रॉक्सीमेटली 500 करोड़ से ऊपर वाली जो कंपनीज हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 4,000 कंपनीज रजिस्टर्ड हैं ट्रेड्स प्लेटफॉर्म्स पे। वो अभी उसमें अभी कंप्लायंस की और ज़रूरत है, मतलब वो सब रजिस्टर नहीं हुई हैं अभी और उनको रजिस्टर होना है। पर अब उनके साथ, उन 4,000 के साथ ये 7,000 की भी पॉसिबिलिटी बन गई है और ये मार्केट को और एक्सपेंड कर देगी। संदीप जी, वहीं जहां तक सप्लायर्स की बात है, मीडियम एंटरप्राइजेस को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। इसके क्या मायने होंगे? देखिए, मीडियम एंटरप्राइजेस जो होती हैं उनके अगर इनवॉइस डिस्काउंट होते हैं तो उनको कैश फ्लो टाइम पे मिल जाता है और वो जिन एमएसएमई से माल खरीद रहे होते हैं उनको वो आगे टाइम पे पेमेंट कर पाएंगे। तो पूरी चेन में सबको बेनिफिट मिलता है अगर कैश फ्लो टाइम पे उनके बिजनेस में डाल दिया जाए। तो मीडियम एंटरप्राइजेस जब ट्रेड्स पे आके अपने इनवॉइसेस डिस्काउंट कराएंगे तो उनका बिजनेस हेल्दी होगा और उनकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस भी कम होगी। डॉक्टर कुमार सेक्शन 43BH के तहत उद्यमी माइक्रो स्मॉल के साथ मीडियम एंटरप्राइजेस को भी शामिल करने की बात कह रहे थे ताकि कारोबार शिफ्ट ना हो। इस पहलू पर तो बजट में कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन ट्रेड्स पर सप्लायर्स में मीडियम यूनिट्स को भी शामिल कर लिया गया है। आपकी क्या राय होगी? एमएसएमईज का मीडियम एक इंटीग्रल पार्ट है। मैं तो ये कहूंगा कि हर एक स्कीम में जहां जहां भी पॉसिबिलिटी है, जैसे एमएसएमई फैसिलिटेशन काउंसिल में भी मीडियम शामिल नहीं है अभी, तो वहां पे भी एमएसएमईज में मीडियम को शामिल करना चाहिए, ताकि मीडियम में भी, क्योंकि उसकी टर्नओवर लिमिट 250 करोड़ तक ही है, तो उनके जो क्रेडिट फ्लो की जो समस्या है वो इससे ट्रेड्स में आने से काफ़ी सॉल्व हो जाएगी और फैसिलिटेशन काउंसिल में जाने से भी उनकी जो रियलाइजेशन की प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगी। परंतु ट्रेड्स में एटलीस्ट स्टार्ट किया गया है मीडियम को शामिल करके, ये एक वेलकम मूव है। आप देख रहे हैं एसएमई एक्सप्रेस। फिलहाल वक्त ब्रेक का है, हम जल्द लौटते हैं। आज चर्चा बजट 2024 पर। वेलकम बैक। एसएमई एक्सप्रेस में आज हम बजट 2024 में एमएसएमईज की फाइनेंसिंग को लेकर जो अनाउंसमेंट्स की गई हैं उस पर फोकस कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर HP कुमार और संदीप महेंद्रू। आइए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर कुमार, एमएसएमई इकोसिस्टम में सिडबी की खास जगह है। बजट में जिक्र किया गया है कि सिडबी सभी प्रमुख एमएसएमई क्लस्टर्स तक पहुंचने के लिए आने वाले 3 साल में अपनी ब्रांचेस का दायरा बढ़ाए और डायरेक्ट क्रेडिट उपलब्ध कराए। इस कदम का आप ग्राउंड पर कैसा इंपैक्ट होता देख रहे हैं? MSMEs के लिए SIDBI is a apex financial institution in the country for their promotion and financing. It has been doing majorly refinance to banks and other financing institutions for lending to the MSME sector. It has also been giving some direct credit, direct lending to at a very small level
but they don't have branches in all the clusters all over the country. Very limited branches that SIDBI has been operating. So this move that the SIDBI will open branches in all the industry cluster, MSME clusters in the country is a good initiative, because SIDBI only is a specialized institution to understand the credit needs and to assess their requirements and also to provide them the required credit. So it will be very useful in case SIDBI can establish all these branches in the clusters. Why 3 years at the earliest possible? And in 3 years time frame is okay, reasonably okay. But this will be surely helpful to the MSME sector, because those MSMEs which are facing difficulties in availing credit from the banks, ये डायरेक्ट क्रेडिट अगर सिडबी उनको देगा तो इससे उनको एक तो राहत होगी, दूसरा रिक्वायर्ड क्रेडिट भी मिलेगा, और बैंकों की जो अपनी जो उनकी जो अच्छे क्लाइंट्स लेने की जो एक उत्साह होता है वो भी बढ़ेगा, क्योंकि सिडबी उनके कंपटीशन में भी आ जाएगा. तो ये एक अच्छा मूव है. संदीप जी, ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर एलिजिबल बायर कंपनीज के नॉन रजिस्ट्रेशन के पहलू पर आप क्या राय रखते हैं? इसको किस तरह एड्रेस करना चाहिए ताकि एमएसएमईज को सपोर्ट मिल सके? बिल्कुल. जो बायर्स अभी तक रजिस्टर नहीं हुए हैं, जो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है 500 करोड़ से ऊपर, अब जो रिलैक्स होकर 250 करोड़ हो गई है, तो उन सबको प्लेटफॉर्म पे आने के लिए अवेयरनेस सेशंस गवर्नमेंट की तरफ से, एमएसएमई मिनिस्ट्री की तरफ से, क्लस्टर्स की तरफ से, स्टेट क्लस्टर्स की तरफ से और ट्रेड्स की तरफ से कंटिन्यूसली जारी हैं. इसमें बैंक्स को अगर हम शामिल कर लेते हैं कि बैंक्स के ये सारे कस्टमर्स होते हैं, और बैंक्स जब उनको क्रेडिट लिमिट सैंक्शन करें तो ये मैंडेटरी कर दें या एक टिक उनके लिए कंप्लायंस टिक बना दें कि उन्होंने ट्रेड्स पे रजिस्टर किया है या नहीं किया, तो एक और पुश मिल जाएगी इस प्रोसेस को. MCA ने, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने अभी निकाला है जो एंटरप्राइजेस को सबमिट करना है 6 मंथली बेसिस पे MSME बिजनेस से रिलेटेड. ये जो लार्ज कॉर्पोरेट्स हैं जब ये फॉर्म सबमिट करेंगे उसमें बड़ा क्लियरली ये उन्होंने सबमिट करना है कि उन्होंने ट्रेड्स के थ्रू कितने इनवॉइसेस डिस्काउंट किए और बिना ट्रेड्स के कितने इनवॉइसेस उन्होंने 45 डेज में पे किए और कितने डीलेड पे किए इनवॉइस SME बाय SME. सो ये कंप्लायंस फॉर्म 1 में भी हेल्प करेगा कि कॉर्पोरेट्स को ये कंप्लायंस फॉर्म भरना है तो वो ज्यादा से ज्यादा ट्रेड्स पे रजिस्टर होंगी. एसएमई एक्सप्रेस के बजट 2024 के इस खास सेशन में फिलहाल इतना ही. हम उम्मीद करते हैं कि बजट घोषणाओं से एमएसएमईज को कारोबार को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने में नई दिशा और नई ऊर्जा मिलेगी. फिलहाल अभी के लिए डॉक्टर HP कुमार, डायरेक्टर एक्सटर्नल अफेयर्स, पावर टू एसएमई, और संदीप महेंद्रू, CEO M1 एक्सचेंज, आप दोनों का शुक्रिया. थैंक यू. अगले सेशन में एमएसएमईज के प्रमुख क्लस्टर्स तिरुपुर और लुधियाना से बजट पर नजरिया जानेंगे. फिलहाल इतना ही. नमस्कार.